चेन चिंगहुआ और उसके चाचा वांग एक भीड़ मालिक से अपने रेस्तरां में परेशानी का अनुभव करते हैं जो उनकी संपत्ति चाहता है। जब चेन बेचने से इनकार करता है तो भीड़ मालिक ग्राहकों को डराने के लिए गैंगस्टर भेजता है। हांगकांग में एक चाचा से अपील करते हुए निराश चेन जिस व्यक्ति से हवाई अड्डे पर मिलता है वह एक मार्शल कलाकार टैंग लुंग है जो इस विदेशी शहर में अजीब लगता है। बहुत पहले ठग रेस्तरां में दिखाई देते हैं और ग्राहकों का पीछा करते हैं जबकि टैंग शौचालय में है। टैंग के खराब समय से नाराज कर्मचारी उसके कौशल और उसकी शैली की उपयोगिता पर सवाल उठाते हैं। बाद में गैंगस्टर अधिक ग्राहकों को परेशान करने के लिए लौटते हैं लेकिन इस बार टैंग अकेले ही ठगों को हरा देता है। हालांकि वांग ने उन्हें चेतावनी दी है कि गैंगस्टर अब बदला लेने की कोशिश करेंगे और यह जीत स्थिति को और खराब कर सकती है। मैं द वे ऑफ द ड्रैगन से ज्यादा प्रभावित नहीं था जिसे मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द रिटर्न ऑफ द ड्रैगन कहा जाता था क्योंकि यह एशिया के बाहर एंटर द ड्रैगन के बाद आया था जब मैंने इसे पहली बार देखा था। हालांकि इसमें से बहुत कुछ इस तथ्य के कारण हो सकता है कि यूके के वीडियो में मार्शल आर्ट के लगभग 6 मिनट के एक्शन को हटा दिया गया था। किसी भी मामले में जबकि मैं अभी भी मनोरंजन उद्देश्यों के लिए अधिक बार एंटर द ड्रैगन पर चिपक जाता हूँ। द वे ऑफ द ड्रैगन एक फिल्म जिसने रोड हाउस, रंबल इन द ब्रोंक्स और कई अन्य लोगों को प्रेरित किया है मेरे अनुमान में लगातार देखे जाने के साथ बढ़ी है और अब मुझे लगता है कि यह ब्रूस ली का सबसे अच्छा काम हो सकता है भले ही इसमें हॉलीवुड प्रोडक्शन की चमक के करीब कुछ भी न हो। यह निश्चित रूप से उनका सबसे व्यक्तिगत और यहाँ तक कि दार्शनिक ली का अपरंपरागत कम से कम समय के लिए मार्शल आर्ट के बारे में विचारों को ताकत और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक फिल्म के रूप में यह निर्विवाद रूप से थोड़ा अजीब है मूल रूप से पहले तीसरे के लिए पानी से बाहर मछली कॉमेडी होने के नाते और ली अपने चरित्र को नासमझ के रूप में सामने आने से डरते नहीं है जबकि इतालवी के लिए अंग्रेजी को प्रतिस्थापित करने का उपकरण कुछ लेता है। फिल्म बनाने की आदत होने के बावजूद यह जैसे जैसे आगे बढ़ती है यह गहरा होता जाता है और यह आपको अंत में खुश करने के लिए भी नहीं चाहता है इसके बजाय संयमित मार्मिकता का स्वर अपनाता है। बेशक झगड़े शानदार हैं कई आधुनिक दर्शक उन्हें थोड़े धीमे और सरल लग सकते हैं लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बिना किसी गड़बड़ के शुद्ध घातक कौशल पर जोर देते हैं। ली को लोवेई के स्लॉटर इन सैन फ्रांसिस्को में मुख्य भूमिका निभाने का इरादा था जो उनके बिना बनाई गई थी लेकिन 1981 तक रिलीज नहीं हुई। लेकिन द बिग बॉस और फेस्ट ऑफ के लेखक निर्देशक की शूटिंग करना चाहते थे रोश जिसके साथ वे लगातार बहस करता था और अपनी खुद की और अधिक करने के लिए निर्देशन लेखन उनकी अगली फिल्म का सह निर्माण और कोरियोग्राफिंग जिसे मूल रूप से एंटर द ड्रैगन कहा जाता था जब तक ली ने अपनी अमेरिकी ब्रेकआउट फिल्म के लिए नाम को बचाने का फैसला नहीं किया। वह चाहता था कि जो लेविस कोल्ट की भूमिका निभाए लेकिन वे बाहर हो गए इसलिए ली ने इसके बजाय अपने लगातार प्रशिक्षण साथी चक नॉरिस की भर्ती की साथ ही छात्रों बॉब वॉल और वांग इंगसेक को भी। ली को अभी भी चुनौती दी जा रही थी और एक व्यक्ति ने एक इतालवी अखबार में डींग मारी की ली जो वास्तव में इन सभी झगड़ों से थक गया था जो आमतौर पर सिर्फ 1 या 2 सेकंड तक चलता था उससे डरता था। ली ने उसे 1 सेकंड में गंभीर रूप से घायल कर दिया और फिर उसे जापान में ठीक होने के लिए भुगतान किया। यह पहली हांगकांग फिल्म थी जिसे आंशिक रूप से पश्चिम में शूट किया गया था हालांकि अधिकांश कलाकारों और चालक दल के पास पासपोर्ट या वर्किंग वीजा नहीं था जिसका अर्थ था कि वे केवल रोम में अधिकतम 3 सप्ताह तक काम कर सकते थे जबकि कोलोसियम के आसपास फिल्माने की मनाही थी इसलिए वहां फिल्माए गए कुछ दृश्यों को अधिकारियों की जानकारी के बिना जल्दी से शूट किया गया। यह और भी सफल रही लेकिन यह ली की फिल्मों में सबसे अधिक विकृत हो गई। यूएस संस्करण 4 मिनट की कटौती कुछ प्रारंभिक हास्य सामग्री अगले पैराग्राफ में वर्णित अधिकांश बिट्स को हटा दिया जबकि यूके संस्करण ने हर एक लड़ाई से बिट्स काट दिया। 4 मिनट खो दिया जो वीडियो के 6 हो जाने पर 6 हो गया। नंचको फुटेज भी खो दिया। ली ने अमेरिकी बाजार के लिए सैन फ्रांसिस्को में स्थापित इसे रीमेक करने का इरादा किया था। किसी भी ली फिल्म के सर्वश्रेष्ठ शीर्षक के बाद एक पुराने चीनी चित्रकला के तरीके में सफेद रेखाओं के साथ नीले समुद्र में नौकायन करने वाला एक सुनहरा ड्रैगन और लकड़ी के ऊर पुरुष हम अपने नायक के चेहरे के क्लोज अप के साथ खोलते हैं जो काफी लंबा है। रोम हवाई अड्डे पर किसी का इंतजार कर रहे हैं उसे प्रकट करने के लिए कैमरा वापस खींचता है और कुछ लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के उसे घूर रहे हैं सिवाय हमें।
यह महसूस कराने के लिए कि हांगकांग की मलिन बस्तियों के एक व्यक्ति टैंग को इस जीवंत शहर में कैसा महसूस करना चाहिए। अगले कुछ दृश्य बल्कि मजाकिया हैं और एक को आश्चर्य होता है कि क्या बाद की फिल्मों में कॉमेडी के लिए और भी अधिक जाते मार्शल आर्ट की कीमत पर अगर वे 33 वर्ष के होते। टैंग एक बच्चे को बताने की कोशिश करता है कि वे भूखा है लेकिन उसे डराता है बंद एक रेस्तरां में गलत भोजन का आदेश देता है और गलती से एक वेश्या द्वारा उठा ली जाती है। यहाँ तक कि वह एक बुरे आदमी से रेस्तरां के शौचालय से बाहर आने के लिए उससे टकराने के लिए माफी मांगता है और वह यह भी नहीं जानता कि आधुनिक शौचालय कैसे काम करते हैं। यह महसूस नहीं करते कि अभी कहीं और क्या हुआ है। उनके चरित्र का भोलापन शायद खत्म हो गया है, लेकिन ली ने इस पानी से बाहर मछली को इतनी अच्छी तरह से निभाया है। पिछले ली पात्रों की तरह टैंग निश्चित रूप से परिपूर्ण नहीं है। उनके पास एक संकीर्ण दिमाग है और यहाँ तक कि थोड़ी संकीर्णतावादी लकीर है और इतिहास और नहीं खुले स्थानों के लिए बहुत कम सम्मान है। हमारी झुग्गी इन मलबों से भरी हुई है, वह कुछ रोमन खंडहरों को देखते हुए चैन से कहता है और खुद को एक पार्क में पाकर इतनी बड़ी जगह बेकार है। हांगकांग में मैं एक गगनचुंबी इमारत बनाऊंगा और किराया वसूल करूंगा। चेन शुरू में सोचता है कि वे सिर्फ एक देशी बदमाश है, लेकिन फिर स्पष्ट रूप से इस आदमी के लिए गिर जाता है। टैंग की पहली लड़ाई के दौरान उसकी आधी मुस्कान प्यारी है, लेकिन वह या तो बहुत अज्ञानी है या प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत गतिहीन। चेन के एक्शन में आने में लगभग आधे घंटे का समय है और हमें 2 उदाहरण दिए जाते हैं जब हमें लगता है कि हम कुछ देखने जा रहे हैं लेकिन नहीं। शुरुआती झगड़ों में पहले की तुलना में अधिक हास्यपूर्ण स्पर्श होते हैं। इन ठगों में द बिग बॉस में यूब्स के खतरे की भी बहुत कमी होती है और अक्सर मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं। उनमें से एक ननचुकू भी उठाता है और उसके साथ चेहरे पर खुद को मारता है। हालांकि ली का डबल ननचुकू दृश्य अभी भी देखने में अचरज भरा है। हम यह भी देखते हैं कि वे बहुत अधिक वार्म अप करते हैं। स्वर धीरे धीरे और अधिक गंभीर हो जाता है क्योंकि दांव उठाए जाते हैं और खलनायक चेन को नष्ट करने के लिए विदेशों से कुछ सेनानियों को लाते हैं, साथ ही एक चरित्र को शामिल करते हुए वास्तव में आश्चर्यजनक साजिश मोड़ जिसे मैं अनावश्यक मानता था लेकिन वास्तव में उन चीजों के लिए व्यर्थता का एक तत्व जोड़ता है जो है पिछली 2 फिल्मों के अनुरूप। शायद किसी को कभी कभी दे देना चाहिए। हो सकता है कि गुप्त बुरे आदमी की कोई बात हो। चेन द्वारा अपने विरोधियों को हराने या मारने के बाद हमारे पास अंग्रेजी डब का एक दुर्लभ उदाहरण है जो मूल भाषा की तुलना में अधिक सार्थक है, कम से कम उपशीर्षक के रूप में। कैंटोनीज संस्करण के उपशीर्षक संवाद की अंतिम पंक्ति को इस प्रकार पढ़ते हैं: बंदूकों और चाकुओं की इस दुनिया में टैंग रंग का सम्मान किया जाता है जहां भी वह जाता है, जो ठीक है, लेकिन मैं लाइन के अंग्रेजी डब को बहुत पसंद करता हूं जो है बंदूकों और चाकुओं की इस दुनिया में टैंग लुंग जहां भी जाएंगे वे हमेशा अकेले ही यात्रा करेंगे। उत्तरार्ध फिल्म के अंत में बिना किसी अतिरेक के उदासी की भावना को बढ़ाता है। ली अक्सर अपने विरोधियों के साथ खुद को फर्श पहुंचते हुए दिखाना पसंद करते थे और छात्रों के साथ ली का विवाद वांग इंगसिक और बॉब वॉल शायद थोड़ा दो एक तरफा है कि चेन कभी खतरे में नहीं लगता, लेकिन चक नॉरिस के साथ कोलोसियम द्वंद्व कभी कभी स्थानीय बलियों के शॉट्स के साथ इंटरकट अध्ययन के लिए एक लड़ाई बनी हुई है। यह कुछ लोगों के लिए एक निराशा की तरह लगता है जिसमें कोल्ट केवल पहले तीसरे में ऊपरी हाथ रखता है और इसमें कुछ भी आकर्षक नहीं है। यह पूरी तरह से एक तरफा क्रूरता है जहां आप हर किक और पंच महसूस करते हैं। ली ने धैर्य के महत्व पर जोर दिया। जब टैंग अपने पैरों पर उछलना शुरू कर देता है तो वे काफी हद तक रक्षात्मक रवैया अपनाता है और फिर अपने हमलों को चकमा देकर और अपने निचले पैरों को लात मारकर चक को नीचे गिरा देता है और शायद अपने जीत कुंडू मार्शल का सबसे महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करता है: कल्ला एक लड़ाई शैली में फंसने के लिए नहीं। हालांकि जब ली अनुकूलन के महत्व के बारे में बताते हैं तो वे शायद सामान्य रूप से जीवन के लिए उतना ही जिक्र कर रहे हैं। और यह दिलचस्प है कि यहाँ ली का चरित्र अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ सम्मान के साथ पेश आता है। वह अंत में अपने दाहिने हाथ और बाएं पैर को हिलाने में सफल हो जाता है, लेकिन वह आता रहता है और टैंग को अफसोस के साथ उसे मारना पड़ता है। फिर वह अपने शरीर को अपनी शर्ट से ढक लेता है, उस पर अपना ब्लैक बेल्ट रखता है, एक मौन प्रार्थना कहता है और बाद में कब्रिस्तान में अपनी कब्र पर जाता है। ठीक है, मुझे लगता है कि यह उसका है। यह मारे गए वेटरों में से एक हो सकता है। लड़ाई के लिए तैयार की गई वास्तविक पश्चिमी शैली लगभग यादगार है।
क्योंकि टैंग अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरे कोलोसियम में खोजता है जबकि आक्वीन की विकृत आवाज उसे ताना मारती है। वैसे आक्वीन का चरित्र एक समलैंगिक स्टीरियोटाइप है जैसा कि आप पा सकते हैं, हालांकि वह इतना हास्यास्पद है कि मैं इसे गंभीरता से नहीं ले सकता। ली कुल मिलाकर खुद को निर्देशक के रूप में अच्छी तरह से भरी कर लेते हैं। एक बहुत अच्छी तरह से संभाला हुआ सस्पेंस सीन है जहां एक स्नाइपर टैंग और चेन को निशाना बना रहा है, जबकि पास के पटाखों की आवाज तेज हो जाती है और चेन को डरा देती है। ली पहले हिंगकॉन्ग के निदेशक थे जिन्होंने रंग में भीड़ देखी ताकि वे स्टूडियो और स्थान फुटेज से मेल खा सकें, और यह आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से किया गया है। अंतिम लड़ाई के दौरान असली कोलोसियम के हिस्से के पीछे अनुमानित शॉट देखें, यह लगभग निर्बाध है। नोरा मियाओ इस फिल्म में बस अद्भुत हैं, क्योंकि उनका चरित्र निराशा से अविश्वसनीयता से एक तरफा प्यार तक जाता है। यह शर्म की बात है कि वे कभी भी वह बड़ी स्टार नहीं बनी जिसके वे हकदार थीं। नॉरिस को एक मनोरंजक परिचय मिलता है जहां उसकी कमर कैमरे में चलती है। एक निराशा जो सिर्फ कू का स्कोर है, उनका मुख्य विषय ठीक है और यहाँ तक कि एक कॉमेडी धुन के रूप में भी ठीक काम करता है, लेकिन कुछ और यादगार है और वे कभी कभी वेस्ट अपॉन ए टाइम इन द वेस्ट से इनियो मोरिकोन के स्कोर के अंशों का सहारा लेते हैं। हालांकि इस तरह का बात उस समय की हिंगकॉन्ग की फिल्मों में आम थी। कुल मिलाकर हालांकि इस फिल्म को देखना वास्तव में काफी दुखद है, क्योंकि यह इस बात के कई संकेत दिखाता है कि ली क्या करने जा सकते थे। उनकी प्रतिभा के और अधिक विविध फूलों के बीच